नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में कंसोलिडेशन का मूड 25,200 के आसपास। बैंक निफ्टी में करीब 150 पॉइंट का दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप भी छोटी रेंज में कर रहे हैं कारोबार। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉट हिट पड़े सटीक। कमजोर नतीजों के बावजूद एंजल वन करीब 3% मजबूत पैदा का टॉप गेनर बना शेयर। आज एनालिसिस में शॉर्ट नहीं करने की दी गई थी सलाह। उधर नतीजों के बाद टेक महिंद्रा में अच्छी रिकवरी, शेयर की अच्छी पोजीशनिंग पर की गई थी चर्चा। उधर स्पॉटलाइट डाबर भी ऊपर। फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी, 1 से 1.5% चढ़े टोरेंट फार्मा और ग्रैन्यूल। साथ ही रियल्टी और मेटल्स में भी खरीदारी। वहीं सरकारी बैंकों में मुनाफा वसूली, 2% से ज्यादा फिसलकर वायदा के टॉप लूजर बने यूनियन बैंक और इंडियन बैंक। और एसबीआई के क्यूआईपी की घरेलू और हेज फंड्स की ओर से तगड़ी डिमांड। 25,000 करोड़ रुपए के साइज के मुकाबले 75,000 करोड़ रुपए की आई मांग। कल लॉन्च हुआ था क्यूआईपी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मुहर आज के बिग स्टॉक्स में भी हुआ था शामिल। ओके, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं, और साथ ही निर्मल बांग से विकास सालुंखे और ट्रेड बुल से सचिदानंद उत्तेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज जुड़ेंगे वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया। और मार्केट के टेक्निकल से बात करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद रहेंगे हमारे साथ। एक नज़र जरा मार्केट पर डाली जाए। निफ्टी डे लो के आसपास 25,186 पर, बैंक निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट नीचे है। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा मूड माहौल है। अभी भी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है। बाय द वे, एंजल वन अब 3.5% ऊपर हो गया। करीब फ्यूचर्स में 2800 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। अब वो फ्यूचर जो डिस्काउंट पर था अब वो प्रीमियम पर आ गया है, और अब ये हो रहा है वो शॉर्ट कवरिंग का मैजिक जो हम बात कर रहे थे। उसके अलावा ब्लू स्टार, किया इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा, एस्ट्रल, सोना बीएलडब्ल्यू, टोरेंट फार्मा, सभी के सभी स्टॉक्स इस समय अच्छी खासी मजबूती में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देंगे। नीचे क्या है, इंटरग्लोब एविएशन 2% नीचे। इस चैनल पर शॉर्ट कॉल दी गई थी इंटरग्लोब पर आज। एलटीआई माइंडट्री नंबर से पहले, मैक्स फाइनेंशियल और पीएसयू बैंक पॉकेट, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर इस समय थोड़ी सी आपको डिक्लाइन दिखाई देगी। मार्केट पर प्रेशर अगर एक स्टॉक डाल रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। सैटरडे को नंबर्स आने आईसीआईसीआई बैंक के, उससे पहले ये स्टॉक करीब 1% इस समय वीक ट्रेड करता हुआ। वीरू, चलिए, तो ये थी अब तक की छोटी सी समरी। और एसबीआई को जरा एक बार लेके आइए। एसबीआई ने क्या रिकवरी दिखाई है, और टेक्निकल्स में से कहते हैं वाइल्ड लोअर शेडो, यानी प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं है। नीचे बाइंग काफी अच्छी खासी आई, 840 स्ट्राइक करता हुआ। अमित जी मानस इस पैनल में मौजूद हैं। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और ताज़ा तरीन नजरिया लेकर विकास सालुंखे, सचिदानंद उत्तेकर जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। सचिन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। 2 कॉल्स आपकी क्या हैं, कन्विक्शन कॉल्स इस वक्त की? गुड मॉर्निंग विनू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। विनू जी, यहाँ पर क्लियरली अगर निफ्टी का दायरा देखें तो जिस तरीके से 25,250 एक रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है आज के लिए वो एक सिग्निफिकेंट लेवल होगा। ऑन द हायर साइड वो ब्रेकआउट होने के बाद ही एक अच्छी डायरेक्शनल मोमेंटम रैली नजर आ सकती है। बट ऑन द लोअर साइड सपोर्ट भी कहीं जाकर 25,150 पे काफी फर्म है, तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होगी। एंड वहां पर कहीं जाकर काफी अच्छे स्टॉक्स है जहां पर आउट परफॉर्मेंस है। स्पेशली अगर हम ऑटो के बारे में बात करें, ऑटो एंसिलरीज के बारे में बात करें, तो मुझे लग रहा है वहां पर एक रिन्यूड स्ट्रेंथ रही है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर उनो मिंडा का स्ट्रक्चर हमने पिछले हफ्ते में भी डिस्कस किया था। जिस तरीके से एक वी शेप रिकवरी के डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुई है, 1100 का जो अहम हर्डल है वो भी इसने कन्विक्शन से पार किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम सस्टेन रहना चाहिए। तो ऑन द हायर साइड 1185 के लक्ष्य के लिए अभी भी उनो मिंडा के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1105 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है। जो सेकंड स्टॉक रेडार पे रहा है वो है एस्ट्रल का। पिछले हफ्ते तक लगातार यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी। इवन कल का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा था, बट जिस तरीके से इसने एक यू टर्न बनाया है अपने आरएसआई पे 50 का ब्रेकआउट आ चुका है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट रिकन्फर्म किया है।
तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कैंडिडेट है एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली के लिए। तो यहाँ पर एस्ट्रल में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 1495 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ही लगभग अराउंड 1565 तक की एक वर्टिकल अप मूव यहाँ पर नजर आए, यहाँ पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी एस्ट्रल में खरीदारी करने की सलाह होगी। 1495 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट आपको 1565 पे रिव्यू करना है। ओके, यहाँ पर एस्ट्रल पे काफ़ी आपने फोकस किया, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पर 1565 के लक्ष्य के लिए। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखो दोनों भी मेरे बाय साइड के कॉल रहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से बालकृष्ण इंडस्ट्री में एक वीकली चार्ट का एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे यहाँ लगता है कि नीचे में 2660 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, बट ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है वो 2820 के आसपास की है। तो 2820 के आसपास का एक अप मूव यहाँ पे मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्री में आते हुए देखने मिलेगा। वीकली चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला है, तो मुझे लगता है इसको बाय किया जा सकता है। दूसरा बाय कॉल रहेगा टाटा केम। टाटा केम में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से लास्ट 2 दिन में हमने एक मोमेंटम देखा था, उसके बाद कल थोड़ा सा पुल अप हुआ था, लेकिन आज वापस यहाँ से एक अप मूव देखने मिल रहा है। तो 964 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के डे लो के लगा के चले तो भी चलेगा। 934 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 934 के स्टॉप लॉस से 964 के टारगेट के लिए टाटा केम को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओके, टाटा केम आपका बाय कॉल 943.80 पर, मूव अच्छे हैं यहाँ पर, आई मीन डी हाई पर सस्टेन करता हुआ ये भी। अमित जी आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से लूंगा, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ने 2-3 दिनों का एक टाइट कंसोलिडेशन किया था 10 और 20 डेमा पे, और आज के 17 में हम वापस एक यहाँ पे मूव देख रहे हैं। डिफेंसिव काउंटर है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 5775 5775 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6000 रुपए के, 6000 के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को अच्छा लग रहा है दैट इज बंधन बैंक। बंधन बैंक ने भी काफी कंसोलिडेट किया 20 और 50 डेमा पे, और 2 दिनों से यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं वापस एक राउंडिंग पैटर्न का। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 182 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 191 के। ओके, बंधन बैंक आपका 184 पे बाय कॉल। मानस आपके दो ट्रेड्स। देखिए पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करेंगे। फाइनली स्टॉक ने अपने जो पिछले स्विंग हाई था अप्रैल का, उसको ब्रेक कर दिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 829 के स्टॉप लॉस से 860 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो दूसरा स्टॉक है वो केईआई इंडस्ट्रीज का है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बढ़िया रिकवरी में अपने पिछले हाई को केईआई ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 3900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 4075 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, के इंडस्ट्रीज बायल और केबल सेगमेंट में मतलब बहुत अच्छा मूव दिया है इस स्टॉक ने, बट इस वक्त की हाईलाइट है एसबीआई, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देता हुआ। और कुछ क्लास ऑफ स्टॉक्स में परिवर्तन है क्या, एक बार लेके आइए आप जीएमआर एयरपोर्ट्स। मानस आपको याद होगा, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ इस स्टॉक को लेकर। मेरा 91 पे आपसे यही प्रश्न था कि ये बहुत ही बड़े सप्लाई जोन को क्रॉस कर रहा है, और देखिए ना क्या मूव दिया इसने, 95-50 पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। 100-101 की पॉसिबिलिटी मानस अब यहाँ से कितनी बन रही है? देखिए कल ये मेरा बीटीएसटी रिकमेंडेशन था जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। 96 के टारगेट थे फ्यूचर में, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। लेकिन पैटर्न जिस तरह का लग रहा है, क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो एक पोजीशन टारगेट आप बना सकते हैं। 102 रुपए के टारगेट के लिए पोजिशनरी ट्रेड तो अभी भी लिया जा सकता है। आई थिंक आपको स्टॉप लॉस करीब 92 रुपीज के नीचे लगा के रखना है, जहां पर 10 डे मूविंग एवरेज है, और 102 रुपए के टारगेट सेट करने हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ अब मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर बात करने के लिए वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय मार्केट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। देश के टॉप स्ट्रैटेजिस्ट में इनकी गिनती हुई है, और काफ़ी सेल साइड ब्रोकरेज में भी ये काम कर चुके हैं। ज्योति जी गुड मॉर्निंग। अर्निंग सीजन पर सबकी नज़र थी। आईटी ऑब्वियसली थोड़ा वीक रहा है, लेकिन अब डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े नंबर्स आने शुरू होंगे। आपका क्या व्यू है इस समय मार्केट पर, प्राइमा फेसी पहले कुछ नंबर्स देखकर? तो मार्केट अनुज जी, एक तरह से जो अच्छी चीज है वो है कि अपना मैक्रोस काफी अच्छा है।
हरदम अपने बोलते थे इंडिया हैज वीक मैक्रोज एंड वेरी गुड माइक्रोस, पर अभी मैक्रोज बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत मजबूत हो गए हैं, और थोड़े माइक्रो पे ही है ना थोड़ा डाउट आ रहा है, क्योंकि वहां पे नतीजे जो है इतने अच्छे नहीं आ रहे। ये पूरे अर्निंग सीजन का हम लोग का अनुमान है कि करीब 6-7% अर्निंग ग्रोथ आएगा, जो है ना कोई इतना अच्छा नहीं है, पर एक तरह से थोड़ा सा रिकवरी है। पिछले साल में 3-4% आ रहा था, तो उससे 6-7% आएगा। पूरे साल का हम लोग का अनुमान है करीब 11% का अर्निंग ग्रोथ का। तो एक तरह से धीरे धीरे हर एक क्वार्टर में थोड़ा सा वृद्धि आएगी। जैसे आपने कहा आईटी इतने कोई खास नतीजे थे नहीं, वहाँ एक्सपेक्टेशन भी काफी कम थे, और उसी एक्सपेक्टेशन के है ना लाइन में आए हैं नतीजे। थोड़े जो है ना डोमेस्टिक नेम्स है वहां पे नतीजे ठीक आ सकते हैं, कुछ कैपिटल गुड्स में ठीक आएंगे। सीमेंट एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे नतीजे अच्छे आने चाहिए, पर एक बैंक्स है जो है ना थोड़ा है ना ड्रैग डाउन कर देगा, क्योंकि वहां पे निम प्रेशर आना चाहिए काफी। ओके, चलिए एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि अब आईटी के मेजर नंबर्स आ चुके हैं, ऑब्वियसली अभी इन्फोसिस और विप्रो बाकी हैं। लार्ज कैप आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? तो अनुज जी, हम लोग तो 2-3 साल से थोड़े नेगेटिव ही हैं, इस पे अंडरवेट ही रहे हैं, और कभी भी ओवरवेट पोजीशन पे आए नहीं है लार्ज कैप आईटी पे। उसका कारण वही है कि जो ग्रोथ है वो काफी धीमा हो गया है ये सब सेक्टर में, और अभी जो एआई आ रहा है उसके कारण ग्रोथ और धीमा हो सकता है। वही आशंका है कि एआई के कारण जितने ना इंजीनियर्स की दरकार है कुछ भी कोडिंग करने को, वो काफी नीचे आ जाएगी। तो एक तरह से ना लोग कहते हैं 30-40% कम इंजीनियर्स चाहिए कुछ भी कोडिंग करने को, क्योंकि काफी काम एआई ही कर देगा। तो उस हिसाब से फ्यूचर आउटलुक भी रहेगा कि भाई जो इनका बिजनेस मॉडल है उनको रीशेप करना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल जो अभी का बिजनेस मॉडल है उससे ग्रोथ रहना कोई ज्यादा बढ़ेगी नहीं, काफी धीमे ही रहेगी। ओके, ज्योति मदन जी, मैं थोड़ा सा अब अपनी थीम्स को, जो सबसे बड़ी थीम है उनसे हट के थोड़ी और दूसरी थीम्स पे बात करना चाहूँगा आपसे। मैं कुछ दिनों से विटनेस कर रहा हूँ वाइट गुड सेगमेंट में अच्छे मूव आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स जो कैश के काफ़ी कंट्रीब्यूट नहीं करते थे स्ट्रेंथ में, इस बार वहाँ पे मूव्स विजिबल हैं। कुछ बदला है क्या इस बार के समर सीजन में, और या फिर अभी तक के नंबर्स आपके चैनल चेक्स क्या कहते हैं? वाइट गुड सेगमेंट जहाँ पे अभी तक सब्सटेंशियल मूव नहीं देखे थे, क्या इनके साथ थोड़ा मतलब चलना चाहिए आगे? इट्स टाइम टू एक्यूमुलेट दीस स्टॉक्स। तो देखिए, व्हाइट गुड में एक जो बड़ा मैक्रो है वो है कि कंज्यूमर डिमांड बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो ना इस साल काफी है ना राहत मिली है इनकम टैक्स पे, करीब 1 लाख करोड़ की राहत मिली है, तो वो है ना रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा है कि जो बारिश है अभी तक अच्छा लग रहा है, जो अपना क्रॉप है वो 8-9% ऊपर है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो एक तरह से कंज्यूमर डिमांड पिकअप होना चाहिए। और तीसरा यदि देखें ब्याज भी घट चुका है, तो जो है ना ईएमआई पे लेते हैं उनको ईएमआई से भी थोड़ा राहत मिला है। तो ये एक कारण है कि भाई कंज्यूमर में जो है एक स्टेपल्स है और एक व्हाइट गुड्स है, तो व्हाइट गुड पे लोग की नजर रहती है, क्योंकि आजकल है ना जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है तो लोग व्हाइट गुड खरीदते हैं। पर जो एक व्हाइट गुड में एक एसी सेगमेंट है वहां पे डिमांड काफी कम रहा है, क्योंकि एक तरह से बारिश जल्दी आ गई थी, तो जब है ना गर्मी रहती है तो है ना उसमें परचेजिंग होता है। इस बार जल्दी आने के कारण, बारिश जल्दी आने के कारण ये देखने मिला कि एसी का डिमांड थोड़ा कम हो गया है। पिछले 10 साल का ट्रेंड लेवे तो ज्यादातर क्या होता है कि जब समर सीजन में एसी का डिमांड कम होता है तो अगले 1-2 क्वार्टर में कैचअप हो जाता है। पर हो सकता है एसी वाले लोग का डिमांड थोड़ा नरम रहेगा, बाकी व्हाइट गुड्स में अच्छा है ना डिमांड देखने मिल रहा है अभी। ओके, वाइट गुड सेगमेंट्स पे आपका ये टिक हो गया। एक दो पॉकेट्स को और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार स्क्रीन पे लेके आइए आप ज्वेलरी स्टॉक्स। जिस प्रकार के नंबर्स इस बार टाइटन के थे, ज्वेलरी स्पेशली अब गोल्ड जिस तरीके से 98-97 के आसपास काफ़ी स्टेबल हो गया है, अभी आपका व्यू क्या है ज्वेलरी स्टॉक्स को, या फिर टाइटन पर आपका व्यू, या फिर आपको लगता है कि नहीं एज ऑफ नाउ इस प्राइस पे इतना मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट नहीं रहेगा? आपका सेंस क्या कहता है? मैं थोड़ी सी वो थीम्स पे बात कर रहा हूँ जिनकी मिड कैप से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो ज्वेलरी एक तरह से मैं इसको कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ही गिनता हूँ, क्योंकि है ना
जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, अभी टैक्स का राहत आ रहा है, एक तरह से ज्वेलरी का भी डिमांड बढ़ेगा। थोड़ा सा जो गोल्ड में इतना जोर से वृद्धि आई है उसके कारण थोड़ा डिमांड एक बार कम हो जाता है, पर है ना, ये एक तरह से एवरलास्टिंग डिमांड है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी लोग ये लेते रहेंगे। यहाँ बस वो एक वैल्यूएशन का रहता है अदरम की, है ना, किस वैल्यूएशन पे लिया जाए। तो कई बार है ना, थोड़े छोटे वाले लोग में वैल्यूएशन बेहतर दिखता है तो छोटे वाले ज्वेलरी वाले लेने में कंफर्ट रहता है, बड़े में वैल्यूएशन थोड़ा महंगा रहता है। पर एक तरह से ये सेगमेंट है जो लॉन्गर टर्म अच्छा रहेगा, क्योंकि है ना, आमदनी बढ़ते रहेगी, इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रहा है वो रिफ्लेक्ट करेगा ज्वेलरी डिमांड में। वीरू, क्या बात है, आजकल वाइट गुड्स ज्वेलरी सब कुछ प्लानिंग चल रही है क्या? नहीं नहीं, जो नहीं ले पा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जो जो ले पा रहे हैं उसकी बात करते हैं, है ना ज्योति जी। अब ये टेस्ला की इंडिया में एंट्री हो रही है तो ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर फोकस में है। ऑटोज़ में आपका क्या व्यू रहेगा, क्योंकि काफ़ी ये चर्चा हो रही है कि ये रेयर अर्थ और बाकी चीज़ें, अब कुछ बैटरी के पार्ट्स को लेकर भी इशू बन रहा है कि भले ही डिमांड ठीक ठाक हो लेकिन कंपनीज पर इस समय प्रेशर आ रहा है। आप कैसे इस समय अप्रोच कर रहे हैं ऑटोज़ को? एक टू व्हीलर अपनी अलग चाल चल रहा है लेकिन बाकियों में थोड़ी सी दिक्कत रही है, आपका क्या व्यू रहेगा? तो हम लोग ये जो पैसेंजर व्हीकल है वहां पे हम लोग का एक्सपोजर ओईएम्स पे नहीं है, और इसके दो कारण है। जैसे आपने कहा, ये हो सकता है ना, रेयर अर्थ मैग्नेट के कारण थोड़ा है ना प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकता है। और दूसरा है ये जो ट्रेड एग्रीमेंट अपने है ना, जहाँ बात जारी है अभी तक यूएस के साथ, उसमें है ना, उनका डिमांड है कि ऑटो पे ड्यूटी कम किया जाए। तो एक तरह से हो सकता है कि जो डोमेस्टिक ऑटो ओईएम्स है जो यहाँ पे ऑटो बनाते हैं उनको एक प्रेशर आ सकता है इंपोर्टेड ऑटो के सामने। अब जैसे टेस्ला अभी तो है ना काफी महंगा बिक रहा है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है, पर यदि वो इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया जाए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में तो उनका दाम गिर जाएगा, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर लोग को भी प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सावधान है इस पे। हम लोग ऑटो एंसलीज के थ्रू खेल रहे हैं उसको, और जैसे आपने कहा टू व्हीलर्स खेल रहे हैं हम लोग, पर ऑटो जो पैसेंजर व्हीकल है वहां पे थोड़ा सा सावधान है। ओके, बिल्कुल। तो ये हो गया ऑटोज़ पर एक व्यू। रियल एस्टेट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी सेलेक्टिवली अच्छे मूव्स आए हैं। तो रियल एस्टेट का डिमांड तो अच्छा रहा है, और जैसे है ना इनकम लेवल बढ़ रहा है, ऊपर से है ना इंटरेस्ट रेट घट गया है, तो वो दोनों में एक तरह से सहायता मिल रहा है। तो हम लोग के पास एक दो रियल एस्टेट स्टॉक्स है और एक तो एंसिलरी स्टॉक्स है जो रियल एस्टेट में होते हैं। तो रियल एस्टेट में मूव अच्छा है, जो रियल एस्टेट के एंसिलरीज है जैसे अपने टाइल्स लेवे, सैनिटरी वेयर लेवे, वहां पे ना मूव नहीं आ रहा है, वहां पे डिमांड काफी धीमी है अभी तक। तो यदि देखें तो है ना उन लोग का है ना कहीं पे ज्यादा मूवमेंट नहीं आया, सिर्फ वायर एंड केबल में डिमांड अच्छा है, और सैनिटरी वेयर और ना टाइल्स यदि कोई भी सेगमेंट देखे तो वहां पे है ना डिमांड कम चल रहा है। तो हम लोग दोनों ले रखे हैं, रियल एस्टेट भी हम लोग के पास, उनके एंसिलरीज भी ले रखे हैं। रियल एस्टेट भी रखें, एंसिलरी भी रखें। एक दो पॉकेट्स को और डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। अच्छा, जरा प्लीज़ एक बार रखिएगा स्क्रीन पे जीएमआर एयरपोर्ट 1.25% ऊपर, यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। इंडिगो स्लाइटली अभी बैकफुट पे है। ये आपने नंबर्स देखे होंगे इस बार के, कल आईटीसी होटल्स के नंबर आए, इंडियन होटल्स के भी ड्यू हैं। ये ट्रैवल टूरिज्म थीम, होटल्स, एविएशन, एयरपोर्ट, इसमें से कुछ शॉपिंग की है आपने ज्योतिवर्धन जी? हाँ, हम लोग ने किया है, क्योंकि ये सेम जो अपने कंज्यूमर का बात करते हैं ये उसी में आता है। तो हम लोग का मानना एकदम रहा है कि कंज्यूमर स्टेपल्स नहीं लेना चाहिए, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ना पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, लोग स्टेपल तो ले चुके हैं, उसके बाद में ना उनको ज्यादा खर्चा करना रहता है, व्हाइट गुड्स पे हॉलीडे करना रहता है। तो हम लोग है ना ज्यादा होटल पे फोकस किए हैं, और होटल्स एक सेगमेंट है जहाँ पे लिए हैं। वहां पे डिमांड अभी भी अच्छा है, पर अगले 2-3 साल में डिमांड तो अच्छा रहेगा। वो सेम जो बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ आया वो शायद अब नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ना जो रूम रेट है वो बढ़ाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अभी लास्ट पिछले 3-4 साल में देखे कोविड के बाद तो बहुत तेजी से रूम रेट बढ़ गए थे, तो एक तरह से ऑक्यूपेंसी भी बढ़ा, रूम रेट भी बढ़ा, तो दोनों का है ना उनको फायदा मिल रहा था प्रॉफिट में। यहाँ से रूम रेट का है ना बढ़ना बहुत धीरे धीरे ही बढ़ेगा,
पर ऑक्यूपेंसी काफी अच्छा रहेगा, तो वो एक बेनिफिट आएगा अर्निंग्स के अंदर। ऑल राइट ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब धन्यवाद। टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और रिसर्च हेड राहुल शर्मा जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट का टेक्निकल टेक्सचर कैसा लग रहा है। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखकर, दम है यहाँ पर या फिर थोड़ा सा अब साइडवेज मूव ही रहेंगे? देखिए अनुज जी, मंडे को आपके शो पे ही ये व्यू दिया था कि मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर और रेंज बाउंड मूव जो है वो बिल्कुल जारी है। अब ये रेंज बाउंड में जो सपोर्ट है वो 25,000 का वेल एस्टेब्लिश्ड है। 25,000 के मंडे को लो बनाया और एक छोटा मिनी बाउंस बैक देखने को मिला। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 25,300 का है। आई थिंक ये 300 पॉइंट के रेंज में जहां पर पहले निकलेगा निफ्टी, डायरेक्शन हमें वहीं का पकड़ता हुआ दिखेगा। और तीन बड़े रिजल्ट्स है इस फ्राइडे और सैटरडे को, तो डेफिनेटली एक्शन या जो एक मोमेंटम जो एक मिसिंग रहा है मार्केट में, ये जरूर आता हुआ दिख सकता है। और ओवरऑल हमें लगता है कि अगर टेक्सचर कुछ है मार्केट का कैसा है, तो मेरा तो ये मानना है कि 24,500 का पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स एक बेस बना करके चले। 24,500 मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए और बाय ऑन डिप की रणनीति रखे, यानी कि 25,000 के आसपास आपको निफ्टी अगर दिखता है तो बाय करके चले। और मुझे लगता है कि अगर आपका महीने 2 महीने का व्यू है तो जो जो स्टांस है मार्केट का वो बिल्कुल पॉजिटिव है और हमें सूनर देन लेटर निफ्टी वापस 26,000 इनफैक्ट एक नए ऑल टाइम हाई तक जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन जो है हमें लगता है कि हो सकता है फ्राइडे या मैक्सिमम मंडे तक यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखे और मार्केट एक डिसाइसिव ट्रेंड में एमर्ज होता हुआ दिखे। निफ्टी और इंडस्ट्रीज पे आपका ये व्यू। अच्छा राहुल जी, थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा आज के इस डिस्कशन को स्टॉक स्पेसिफिक बनाते हुए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। लार्ज कैप में एक आपका, मिड कैप में और एक स्मॉल कैप में, तीनों में आपकी एक कन्विक्शन आइडिया, कॉल आपकी। जी हाँ, वीरेंद्र जी, बिल्कुल एकदम स्टॉक स्पेसिफिक वाला मार्केट है और इसमें हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। हमने एसबीआई आपके चैनल पर पिछले 2 एपिसोड्स में शेयर किया था। एसबीआई में आज बेहतरीन मूव देखने को मिला है। अब हमें लगता है कि कैनरा बैंक पे फोकस करना चाहिए। कैनरा बैंक हमारा हाई कन्विक्शन आइडिया है लार्ज कैप स्पेस में से। हमें लगता है कि 124, 128 तक के लक्ष्य कैनरा बैंक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। 111 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर लॉन्ग करने की राय है। एज ए डिस्क्लेमर हमने ये स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं। दूसरा मिड कैप में हमें लगता है कि जो ओवरऑल जो एक स्लगिशनेस है वो भी निकलता हुआ दिख सकता है और मिड कैप में कल्याण ज्वेलर्स का सेटअप हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट एक यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट का अटेम्प्ट आज के सेशन में किया जा रहा है। हमें लगता है कि तकरीबन 650 तक के टारगेट्स कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल सकते हैं। 570 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी और ये हमारा मिड कैप का पिक है। लास्टली स्मॉल कैप में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है स्वान एनर्जी। इसमें पिछले 2 सेशंस में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम, यानी कि तकरीबन 3 करोड़ प्लस शेयर्स एनएसई में ट्रेड हुए हैं। काफी लंबे समय बाद ऐसा बड़ा डिलीवरी क्वांटिटी और वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो पोजिशनली हमें लगता है कि तकरीबन आपको यहाँ पर 550 से 575 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्वान एनर्जी में 500 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसे भी बाय करने का रिकमेंडेशन है। तो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप एक तरह से डाइवर्सिफाई करके चलिए और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक में हमें लगता है कि ये 3 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। ओके, तो एक लार्ज कैप दे दिया, एक मिड कैप दे दिया, एक स्मॉल कैप दे दिया। राहुल जी, कोई और स्टॉक आइडिया भी है तो एक दो बता दीजिए जरा। देखिए, एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है और पिछले 8-10 सेशन से लगातार यहाँ पर ओआई बिल्टअप बनता हुआ दिख रहा है और एज ऑफ नाउ लाइक चार्ट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो ओवरऑल आउटलुक है मार्केट का वो रिजल्ट्स के पहले थोड़ा सा कॉशियस जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा बेयर्स की तरफ। अगर आईसीआईसीआई बैंक में 1400 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो प्योरली रिजल्ट वोलेटिलिटी के हिसाब से बड़ा मूव आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। नीचे में 1400 लेवल पे ध्यान दीजिए। 1400 अगर टूटता है तो एक शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है। शायद 1360, 1370 का लेवल दिखे। और ऑन द फ्लिप साइड, बिकॉज रिजल्ट्स है और रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर 1430 का लेवल निकले तो ये एक ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट होगा। तो 1430, 1400 ये की लेवल से आईसीआईसीआई बैंक में देखने के लिए
ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है पिछले 8-10 सेशन से, तो एक बड़ा हाई वोल्टेज मूव यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है रिजल्ट्स के बाद आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, आईसीआईसीआई बैंक पे। अच्छा राहुल जी, एक अब पॉसिबल आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब आपको मालूम है मैं कैपिटल मार्केट थीम की बात कर रहा हूँ, एक बहुत ही बड़ा जो हमारे लिए ट्रिगर था इन कंपनियों के लिए, ब्रोकिंग कंपनियों के लिए, वीकली एक्सपायरीज का इटसेल्फ अगर आप देखें कम हो जाना, और कुछ इश्यूज के बाद वीकली एक्सपायरी के स्विंग को भी अगर आप देखें अब सिमट जाना, बावजूद इसके आप तमाम ब्रोकिंग स्टॉक्स को देखिए, लुक एट एंजल वन, क्या स्मार्ट रिकवरी है आज, बाजार फील कर रहा है, समझ रहा है, सब कुछ प्राइस में है, अच्छे रिएक्शंस हैं। कैपिटल मार्केट थीम में अगर आपको एक स्टॉक पिक करना हो तो वो कौन सा होगा? जी हाँ, देखिए जो अगर ओवरऑल जो इक्विटी स्पेस है या कैपिटल मार्केट स्पेस है, इसमें जो नेगेटिव्स है वो पिछले कुछ सेशंस में फैक्टर इन होते हुए दिखे। लेकिन अगर ये स्पेस को प्ले करना है तो मैं इनफैक्ट यहाँ पर एक्सचेंज के साथ ही जाना चाहूंगा। इनफैक्ट बीएसई में एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और मुझे लगता है कि वापस बीएसई में आपको तकरीबन 3000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म जो चार्ट है, लॉन्ग टर्म जो सेटअप है, अभी भी इनका तेजी का ही है। और हमने पास्ट में भी देखा इनफैक्ट 2000 मार्च 2025 में भी जब नए रेगुलेशंस आए थे तो स्टॉक ने शार्प करेक्शन देखा था, वो भी डिप बाय होता हुआ दिखा और मुझे लगता है कि ये वाला डिप भी बाय होता हुआ दिखेगा। तो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक बीएसई पे ध्यान दिया जा सकता है। हमें लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में आपको तकरीबन 3000 तक के लक्ष्य बीएसई में देखने को मिल सकते हैं। ओके, बीएसई पे ध्यान रखिए, 3000 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट अभी भी थोड़ा दिक्कत में, निफ्टी अब करीब 50 पॉइंट नीचे 25,160 पर, हालांकि मिड कैप अभी भी ग्रीन में और एडवांस डिक्लाइन अभी भी पॉजिटिव है। इस शो को समेटने का समय आया। बीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और अगले शो के लिए श्रेया और कंचन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगी, एक रेड में एक पिंक में। ये कोई पार्टी है जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है, कुछ ऐसा है क्या? पार्टी हम प्लान तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। ठीक है, जल्दी हो जाएगी एग्जीक्यूट। थैंक यू सो मच। और काम करते हैं, चलिए फिर इस छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन कंचन और श्रेया लेकर आएंगे आपके लिए।